हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर। पहला लेक्चर हम डिस्कस कर लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमर्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। आज हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ रिलेटिव हैं, कुछ एब्सोल्यूट हैं। तो आपको पहचानना होता है, कभी लिखा रहता है कि डी ग्लूकोज लिखा है या एल ग्लूकोज लिखा है, डी फ्रक्टोज लिखा है, डी सुक्रोज लिखा है। तो सब कैसे जानेंगे, कब उसे डी कहेंगे, कब उसे एल कहेंगे, या कब उसे इलेक्ट्रो कहेंगे, कब थ्रियो कहेंगे। तो यही सब चीज़ हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसमें पहला हम लोग कर रहे हैं डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कैपिटल डी कैपिटल एल, ध्यान रखिए कोई कंफ्यूजन नहीं। कैपिटल डी कैपिटल एल है, इसका डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर स्मॉल डी स्मॉल एल यूज करते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल डी कैपिटल एल यूज किया है। यह है कि क्या है कि रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है कि OH ग्रुप आपका CH2 के किस साइड में रहेगा, उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। तो पढ़ते हैं बेटा। ऑल सुगर्स हुज फिशर प्रोजेक्शन में, इसका बेटा हमेशा ये नॉमेनक्लेचर हमेशा वर्क करेगा किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। या फिशर प्रोजेक्शन में आपको फॉर्मूला दिया होगा, कंपाउंड लिखा होगा, तभी इस डी और एल नॉमेनक्लेचर की बात होगी। तो वही कह रहा ऑल सुगर्स हुज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो OH ग्रुप से रिलेट करते हैं बेटा। OH ग्रुप ऑन कायरल कार्बन, OH ग्रुप जो कायरल कार्बन लगा होगा एडजेसेंट टू द CH2OH ग्रुप, यानी CH2OH ग्रुप के से जस्ट सटा हुआ जो OH ग्रुप होगा जो कि कायरल कार्बन में लगा होगा, उसकी पोजीशन के हिसाब से डी और एल डिसाइड होता है। तो क्या है बेटा, ग्रुप ऑन राइट साइड, जब वह राइट साइड में होगा। जैसे देखिए इसमें CH2OH के ऊपर ये लग रहा है कायरल कार्बन, कैसे कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस कार्बन से अटैच ये वाला ये ग्रुप अलग है, OH अलग, ये अलग, और इसके ऊपर कुछ और लगा है। तो चारों अलग ग्रुप ये आइटम लगे हैं। तो यह आपका कार्बन कायरल कार्बन हुआ, इस पर OH ग्रुप लगा है। तो जब यह CH2OH के राइट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, ये राइट हुआ लेफ्ट हुआ, चाहे हमारा हो या आपका हो, आप कॉपी में लिखेंगे तो ये राइट साइड में आएगा और ये वाला कहाँ है, लेफ्ट साइड में। यदि OH ग्रुप आपका CH2OH के राइट साइड में होता है फिशर प्रोजेक्शन में, तो वह कहलाएगा डी सीरीज। क्या कहलाएगा, कैपिटल डी सीरीज। ध्यान रखिए, बहुत आसान समझना। जब CH2OH के एडजेसेंट कायरल कार्बन पर अटैच OH ग्रुप राइट साइड में होगा, तो वह सुगर या वह कंपाउंड कहलाएगा डी सीरीज का। क्या कहलाएगा, डी सीरीज का। और जब OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो वह क्या कहलाएगा, तब वह कहलाएगा एल सीरीज का। ध्यान रखिए, डी सीरीज मतलब CH2OH फिशर प्रोजेक्शन में CH2OH से एडजेसेंट कार्बन पर अटैच OH ग्रुप, जो एडजेसेंट कार्बन क्या हो, कायरल कार्बन है, उस पर अटैच OH ग्रुप यदि राइट साइड में है तो वह डी सीरीज का कंपाउंड कहलाएगा। और यदि OH ग्रुप आपका CH2OH से लेफ्ट साइड में है तो वह कैपिटल एल सीरीज का कंपाउंड कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल और लिया गया है, ये बड़ा एल सीरीज में देखिए लेफ्ट साइड में और डी सीरीज में राइट साइड में। जैसे हमने लिया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए CH2OH से डायरेक्टली अटैच है कार्बन कायरल कार्बन है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप अलग अलग रखे हैं। और OH कहाँ है, OH राइट साइड में CH2OH के, इसीलिए यह डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। जबकि इस वाले में क्या है, OH ग्रुप लेफ्ट साइड में CH2OH से है, इसीलिए इसको बोला गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो मुझे लगता है आप समझ गए डी कब कहेंगे, एल कब कहेंगे। कैपिटल डी कैपिटल एल, नो एनी कंफ्यूजन। स्मॉल डी स्मॉल एल फॉर डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ऑप्टिकल रोटेशन में बात की थी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है बेटा, एक रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है। कैपिटल डी तब यूज करेंगे जब आपका OH ग्रुप जो कि अटैच है कायरल कार्बन पर एडजेसेंट टू CH2OH, यदि राइट साइड में फिशर प्रोजेक्शन में है तो कैपिटल डी, यदि लेफ्ट साइड में CH2OH से है फिशर प्रोजेक्शन में है तो कैपिटल एल सीरीज के कंपाउंड होंगे। अगला वाला क्या है, इरिथ्रो और थ्रियो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये भी रिलेटिव है, इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या कह रहा है, this nomenclature is used only, ध्यान रखिए बेटा, this nomenclature is used only in those compound which have two chiral carbon, which have only two chiral carbon। यानी only लिखा बेटा, यानी इरिथ्रो और थ्रियो जो नॉमेनक्लेचर होगा वह तभी यूज करेंगे जब कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ दो कायरल कार्बन है। यदि दो से कम या दो से ज्यादा कायरल कार्बन है आपके कंपाउंड में, तब थ्रियो या इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर यूज नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। थ्रियो या इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर हम तब यूज करते हैं
जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कार्बन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो कार्बन है। ध्यान रखिए क्या पढ़ेंगे, व्हेन टू लाइक ग्रुप इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आर ड्रॉन ऑन सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन पर सेम साइड में भी सेम ग्रुप लगे हैं तो वो कहलाएगा इरिथ्रोफॉर्म। क्या कहलाएगा, इरिथ्रोफॉर्म। जैसे देखिए बी क्या है, सेम साइड वर्टिकल लाइन ये आपकी है बॉन्ड की, ये जो आपका है आर सी आर डबल डैश, इस वर्टिकल लाइन है, इसमें बी और बी ग्रुप क्या है, सेम साइड लगे, तो ये क्या होगा, ये आपका इरिथ्रोफॉर्म। और जब अपोजिट साइड लगे होंगे, इफ दे आर प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड, तो आइसोमर कहलाएगा आपका 3O4। क्या है बेटा, इरिथ्रो में क्या है, यह नॉमेनक्लेचर तभी यूज होगा जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में दो कायल कार्बन हो और जो फिशर रिएक्शन की वर्टिकल लाइन है उसमें सेम ग्रुप सेम साइड में हो, वर्टिकल लाइन पर डैश ग्रुप सेम साइड में हो तो होता है इरिथ्रो, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होता है तो उसे बोलते हैं 3O। ठीक है, बहुत आसान है, इरिथ्रो और 3O। कॉपी कर लिए बेटा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। चलिए इसको हम रब कर दें, फिर आपको और एग्जांपल देते हैं 3 और इरिथ्रो का। फिर हम लोग अगला नॉमेनक्लेचर जो हमारा है आरएस नॉमेनक्लेचर, ये एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आध एग्जांपल्स को डिस्कस कर लें इरिथ्रो 3 को, ताकि आप अच्छे समझ जाएं। फिर हम लोग नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। तो देखिए CH3 C6H5 Cl Br H और H। देखिए बेटा इसमें वर्टिकल लाइन ये है, इसमें सेम साइड में सेम ग्रुप है, तो ये आपको क्या हो गया, इरिथ्रोफॉर्म हो गया। क्या हो गया, इरिथ्रोफॉर्म हो गया। और इसी का 3O देखिए CH3 C6H5 H Br और C। ये क्या है, इतना पहचानना आसान है। इरिथ्रोफॉर्म 3O फॉर्म आसानी से पहचान सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में आपको दिया हो तो आप बता देंगे कौन सा 3O कौन सा इरिथ्रो है। अगला नॉमेनक्लेचर जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो है आपका R and S नॉमेनक्लेचर। क्या है बेटा, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप या एटम्स अराउंड a chiral carbon is called absolute configuration around that atom is called absolute configuration around that atom। कायरल कार्बन के चारों ओर जो चारों मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी उससे 4 एटम या ग्रुप जुड़े होंगे, तो उन चारों की अरेंजमेंट जो है, उनका जो नंबरिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, उसको जो नॉमेनक्लेचर डिसाइड करता है वह कहलाता है आरएस नॉमेनक्लेचर या एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर। इसमें समझिए ध्यान से, प्रपोज्ड बाय
कैन इनवॉल्व प्रीलॉग, कैन इनवॉल्व प्रीलॉग द्वारा यह दिया गया। सबसे मेन बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इसमें कई लगाते हैं। पहली बात आप उससे पूछ ले कंपाउंड दिया हो आर ए है या ऐसा ही है बताइए। दूसरा आता है बेटा आपको जो हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, SNI रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आता है कि आपको जो दे रखा है पहले कंपाउंड वो RAS, तो इसको एक होगा, या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, ऐसे होता है ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है, पहले वो इनएक्टिव है, आफ्टर रिएक्शन वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो उसका कौन सा है वो R है S है, कंपाउंड का नाम तो आपको बदल गया, लेकिन उसका निकालना है कि R कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि S कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसलिए आपको निकालना R कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। बहुत ही आसान है, आपको मैं आज बताऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा R कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है। आपको दिया हुआ है, हमने EZ नॉमेनक्लेचर को पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो आपको हमने सीक्वेंस रूल पढ़ाया था। मैंने आपको वहाँ बोला था कि सीक्वेंस रूल मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर, मतलब जो सेकंड पार्ट है वो आपको देखना होगा। उसमें हमने सीक्वेंस रूल बता रखा है कि कोई भी ग्रुप जो अटैच है उसे सीक्वेंस कैसे देंगे, यानी कहा है प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे ग्रुप की, वो मैं बता रखा हूँ, उसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। प्रायोरिटी डिसाइड करना आप वहाँ सीखिए, यदि आपने सीख रखा है तो गुड है। हम आज यहाँ सीखेंगे कि कैसे हम उसको R या S नाम देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी हम पहले बता चुके हैं, EZ मुश्किल से 2 लेक्चर पहले की बात है, आपने पढ़ा, आपको याद है, नहीं याद है तो सबसे दोबारा देखिए और प्रायोरिटी सीख लीजिए बेटा, क्योंकि प्रायोरिटी बार बताएगा टाइम हमारा किलोगा। तो समझिए R R का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। R लैटिन वर्ड है इसका, इसको बोलते हैं रेक्टस, इसका मतलब होता है राइट। क्या मतलब होता है? राइट। राइट मतलब सही नहीं, राइट मतलब दायां, ठीक है। और S होता है सिनिस्टर, इसका मतलब होता है लेफ्ट। R मतलब राइट साइड, S मतलब लेफ्ट साइड, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको उससे पहले क्या करना है, कोई भी जो कायल कार्बन है, पहले कायल कार्बन को देखना है। तो 4 एटम ग्रुप अटैच है कायल कार्बन से, उसको बजाना, उसकी प्रायोरिटी निकालनी। प्रायोरिटी निकालना बता रखा हूँ आपको। पहले देखेंगे क्या बेटा, एटॉमिक नंबर, यदि आइसोटोप है तो वहाँ पर मास नंबर, और उसके बाद डिसाइड कर देंगे, ठीक। इसे कॉपी कर लिया बेटा। प्रायोरिटी डिसाइड करने की बात हम करेंगे, कॉपी कर ले साइड। तो आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। देखिए क्या है, पहला इसमें जो रूल है वो ये है, 4 एटम और 4 एटम और ग्रुप अटैच्ड टू द 4 एटम और ग्रुप अटैच्ड टू द chiral center, 4 atom or group attached to the chiral center are assigned a sequence of 4 atom or group attached to the chiral center are assigned a sequence of priority. Assign a sequence of priority according to sequence rule. 4 atom or group attached to the chiral center are assigned a sequence of priority according to sequence rule. Sequence rule आपको मैंने बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हमने EZ नाम मुझे पढ़ाया तो वहाँ बता रखा है, उससे आप सीक्वेंस बता देंगे कौन प्रायोरिटी में फर्स्ट पर है, कौन सेकंड पर है, कौन थर्ड पर है, कौन फोर्थ पर है। क्योंकि किसी भी कायल कार्बन से 4 एटम या ग्रुप जुड़े होंगे, आपको सर्वप्रथम उनकी प्रायोरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रायोरिटी निकालनी है, पहला काम है। दूसरा काम ये कि आपको देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ अटैच है, बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है। दूसरा काम आपको ये करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका
आफ्टर सीक्वेंस आपने देख लिया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है। फिर आपको मॉलिक्यूल में विजुलाइज करना है, विजुलाइज मतलब आपको आंखें घुमानी है। सीक्वेंस मॉलिक्यूल इज visualized so that group of lowest priority कौन सा बेटा फोर्थ ग्रुप है, ग्रुप इज डायरेक्टेड अवे from the observer। ठीक है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द, यदि आपका ग्रुप कहाँ दिख रहा है, ऑब्जर्वर से अवे दिख रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दिख रहा है। तो बेटा क्या देखिए, इफ आपके आईज ट्रेवल, इफ द आई ट्रेवल्स clockwise as we look from 1 से 2 फिर 3 फिर 4 या 1 से 2 फिर 4 फिर 3 या 1 से 4 फिर 2 फिर 3, इन दिनों में कोई भी आपका होगा, आपको सेकंड प्रायोरिटी पे जाना है। डायरेक्ट सेकंड पहुंच के 1 2 3 4 हो या 1 से 2 जाए फिर 4 4 को अपना क्रॉस कर सकते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी कभी क्रॉस करके आपको आगे अपनी घुमानी है, 1 2 4 ऐसे क्रॉस करके 3 पहुंच जाए, या 1 के बाद जस्ट 4 है उसके बाद 2 है तो क्रॉस कर देंगे, 3 को क्रॉस नहीं करते 4 को क्रॉस करते हैं, ऐसा होता है। तो क्लॉकवाइज मतलब आर और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका आइज आपका घूम रहा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस होगा। दोबारा सुनिए फिर से आप, सर्वप्रथम काम हमें करना क्या है कि जितने भी कायल कार्बन से ग्रुप अटैच है, ग्रुप या एटम, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। उसके बाद हमको देखना है कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वह बिलो द प्लेन है या नहीं है। यदि बिलो द प्लेन है तभी ये रूल फॉलो होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि बिलो द प्लेन है फिर आपको अपनी आंखें मूव करनी है फर्स्ट मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, 1 2 3 4 होता है बेटा, तो 1 से 2 से 3 4 यदि वो क्लॉकवाइज घूमती है आपकी आइस, मतलब आपका एरो जो घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर, एंटी क्लॉक घूम रहा है तो एस। ओके ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें और क्लियर होगी। बेटा ऐसे कर लिया, इधर कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए बेटा, जैसे इसमें दिखा रहा है आपका ये कार्बन है, ध्यान समझिए, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, फोर्थ। आपको पता हो तो वर्टिकल लाइन पर जो फिशर प्रोडक्शन में जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, वो होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर होते हैं। तो देखिए हमने जो बना रखा है, एक और बना दें, 2 3 इन दोनों में, इस वाले में भी हमने लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन रखा है, इस वाले बिलो द प्लेन। देखिए हमें यदि यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, आंखें मेरी किधर जा रही है, क्लॉकवाइज, किधर जा रही है बेटा, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, आर, क्या होगा, आर कॉन्फिगरेशन। इसमें देखिए 1 से 2 2 से 3 3 से 4 पे जा रहे हैं बेटा, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो ये होगा एस। फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉक एस। ओके ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन
vertical line bond is away from observer। ठीक, अब देखिए अगला, इसको हम बदल दें, इसे लिख रखा है मैंने FCl H और Br, इसको हम कर दें। ठीक, इसको देखिए बेटा क्या है, इसमें क्या होगा, पर ध्यान दीजिए इसमें आपका प्रायोरिटी की बात करें तो पहला प्रायोरिटी इसका होगा, दूसरा प्रायोरिटी इसका होगा, तीसरा प्रायोरिटी इसका होगा और चौथा इसका होगा। ये इसमें कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, किसका बेटा है, किस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन बॉन्ड टूवर्ड द ऑब्जर्वर, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। और इसमें क्या बताया कि हम जाएं तो ये इधर से इधर घूमना है हमको, ये 4 पर्टिकुलर ऐसे घूम रहा है। तो यदि हॉरिजॉन्टल यदि आपका इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप toward the observer, toward the observer, then clockwise का मतलब clockwise उल्टा हो जाएगा, clockwise हो जाएगा आपका क्या बेटा, S, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉक एस। लेकिन जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन होगा या टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉक आर। तो ये वाला कौन सा बेटा, देखिए कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉक, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, कि हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर कॉन्फिगरेशन। कॉपी कर लीजिए, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, इधर हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। जहां भी आपको आरएसटामोल क्वेश्चन मिले आप करिए बेटा, सॉल्व होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करिए, फिर देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉक एस। यदि अबव द प्लेन है तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉक आर। इतना ही फॉर्मूला है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ट्राई करिए खुद से, COH H CH2OH और CH OH CHO CH2OH। आपको हमने दूसरा कंपाउंड दे रखा है COH H CH2OH CH3 और CH CH3 OH C2H5 और एक आपको ये दे रखा है आपको इन 5 कंपाउंड्स का आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है। आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है तो बड़ा बता को सबसे पहले क्या डिसाइड करिए, प्रायोरिटी डिसाइड करिए। क्या डिसाइड करिए, प्रायोरिटी। तो देखिए इसे ये कार्बन काइरल कार्बन है, क्यों बेटा, क्योंकि इससे एक CHO लगा, एक H लगा, एक OH लगा, एक CH2OH लगा, तो यह एक काइरल कार्बन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपको। अब ये इसमें अटैच ग्रुप चारों अलग अलग है, प्रायोरिटी डिसाइड करने का देखिए तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन वाले का प्रायोरिटी फर्स्ट हो गया।
इन दोनों में देखिए ये क्या है बेटा, इसमें C डबल बॉन्ड OH है, यह CHHO है, इसमें एक ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड हुआ मतलब 2 ऑक्सीजन है। दूसरी प्रायोरिटी इसकी हो गई, तीसरी इसकी और चौथी इसकी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब आपका जो बॉन्ड होता है उसे मानते हैं कि वह कहाँ है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तरफ है, या कार्य है अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो उल्टा होगा, इसका मतलब घूम कैसे रहा है, देखिए पहला दूसरा चौथा, ये घूम क्या रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉक। ये क्लॉक एंटी क्लॉक, घड़ी ऐसे बिल्कुल घड़ी जैसे घूमती है, एंटी क्लॉक घूम रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो ये क्या होगा, ये होगा आर। क्या होगा, कोई दिक्कत, तो एंटी क्लॉक घूम रहा है और फोर्थ प्रायोरिटी जो है आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, सॉरी टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। कहाँ है, टुवर्ड द, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये क्या है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। जब टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा भाई। ये फिर समझ लीजिए, ये बॉन्ड है, ये क्या आपकी है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमेशा होती है कहाँ, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ओके, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये अवे होती है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर चौथा बॉन्ड है, उल्टा होगा, घूम रहा है क्या, घूम रहा है एंटी क्लॉक, होगा ये आर। क्या होगा, आर। इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या कर रहा है, ये घूम रहा है कैसे, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन क्योंकि चौथा ग्रुप जो है वह टुवर्ड द ऑब्जर्वर है या अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, तो घूम रहा है या क्लॉकवाइज, होगा क्या, ये होगा ये एस। ठीक, कॉपी कर लीजिए पहले, फिर हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें, देखिए इस वाले में देखिए पहला प्रायोरिटी इसका भाई ऑक्सीजन लगा है, इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे, इसमें 2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लगा है। दूसरा प्रायोरिटी इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका। तो ये घूम रहा है ऐसे, तो पहले से हमको दूसरे पे आना है, तीसरा कभी क्रॉस नहीं करते हैं, हमेशा हमें पहले से किस पे आना है, दूसरे पे आना है। तो कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, बिलो द प्लेन है, बट डॉटेड लाइन क्या होती है, बिलो द प्लेन होती है, सही है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है और क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आर। क्या होगा, आर। इसको देखिए पहला प्रायोरिटी, दूसरा, तीसरा और चौथा, कोई दिक्कत समझने में नहीं। बस CH3 में क्या होगा भाई, ये ऑक्सीजन लगा है, दोनों कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन से क्या होगा भाई CH, ये क्या होता है, ये इस तरह होता है ना, C2H5, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कार्बन लगा है, इस वाले से 3 हाइड्रोजन लगे, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन चौथा कहाँ है, चौथा आपका टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, मुक्का मतलब आपकी तरफ, टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, तो हो जाएगा ये क्या, उल्टा घूमेगा क्लॉकवाइज, लेकिन ये होगा क्या, क्या होगा, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग ग्रुप चुनने के लिए। देखिए भाई इसमें कैसे, कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। देखिए यहाँ से गए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इससे ये कार्बन आपका है, यहाँ तक बराबर हो गया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, इस जगह पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो पहला प्रायोरिटी इस बॉन्ड की होगी, दूसरी प्रायोरिटी इस बॉन्ड की होगी, तीसरा ये बॉन्ड है और चौथा ये है। घुमाइए, ये कैसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, जैसा दिखा रहा है वैसा ही होगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन जो आपका वो क्या होगा, वो होगा एस। क्या होगा, एस। क्या होगा बेटा, एस। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आपको सिंपली यही करना है, पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, फिर उसके बाद 1 से 2 पर जाना है, 3 4 या 1 से 2 पर जाना है। यदि 4 क्रॉस होता है तो क्रॉस करेंगे, थर्ड को कभी क्रॉस नहीं करते।
1 से 2 पर जाने के लिए 3rd को क्रॉस नहीं करते, 4th को क्रॉस कर देते हैं। ऐसा करने पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, तो जैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉक एस। यदि आपका 4th प्रायोरिटी अबव द प्लेन ऑफ पेपर है तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉक आर। इतना आपको ध्यान रखना है, आराम से हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कायरल कार्बन इज नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका होल एसिमेट्रिकल होना चाहिए, उसमें कायरल कार्बन हो चाहे ना हो। या कहा है मॉलिक्यूल में आपके कायरलिटी होनी चाहिए, उसमें कायरल कार्बन होने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स या क्या सिनेरियो होगा जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देंगे लेकिन उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स containing no chiral carbon atom, containing no chiral optical isomerism in compound containing no chiral carbon atom। क्या हो गया? आपको ध्यान रखना है कायरलिटी या asymmetry is necessary and sufficient condition for a molecule to become optically active। बहुत ध्यान समझिए, यानी कायरलिटी का एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिकल हो, यह नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। कायरल कार्बन होना नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, कायरल कार्बन ना भी हो, लेकिन यदि मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिकल है यानी उसमें कोई सिमेट्री नहीं है तो आपका वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वही हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पाइरेन, एल्किलिडी मतलब एल्कीन्स, एलिन्स, बाइफेनिल्स, इनके हम कुछ कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कुछ कंडीशन होगी जो आपको कंडीशन याद रखनी होगी। यदि वो कंडीशन आपको याद है, क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको वहाँ पहचानना होगा। पहचानने के लिए आपको कंडीशन याद रखनी होगी। कंडीशन आपको याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन बताए, कुछ ही कंडीशंस है जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो ग्रुप है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा वो है आपका एलीन। फर्स्ट आपका है एलीन्स। एलीन्स की बात करें, एलीन्स में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 3 होते हैं। और ये होता है आपका एलीन। 3 कार्बन हो जिनमें आपस में डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन्स में एलीन कहते हैं। ठीक है, एलीन कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंडीशन समझिए। एलीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कब होगा बेटा एक्टिव, सुनिए ध्यान से। एक्टिव when two groups attached to each terminal carbon
एटम्स आर, यानी जो ये टर्मिनल कार्बन, ये वाला टर्मिनल कार्बन, ये वाला टर्मिनल कार्बन, इसमें जो ग्रुप अटैच होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। यदि टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप डिफरेंट होगा तो एलीन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे, क्योंकि यदि अलग अलग ग्रुप अटैच होगा तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देगा, और जब वो सिमेट्री को नहीं देगा तो क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। और जब ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बी, ए और देखिए इसमें आप कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कर सकते हो बेटा। देखिए कोई प्लेन हो जो दो भाग बांटे, या एक्स वाई ए चारों अलग हो तो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एग्जांपल देखिए, C डबल बॉन्ड C, C6H5, C10H7, C6H5, C10H7, ये आपका लगा है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इवन आपका ये लगा है C डबल बॉन्ड C, H CH3 H, CH3, आपका ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड C, C6H5 H, ये सब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि बता दें पहले कि जो टर्मिनल कार्बन है उस पर अटैच ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। चारों अलग है तो भी होगा, लेकिन दोनों पर अलग अलग होना चाहिए। दोनों पर अलग अलग होगा तो ये आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ये कंडीशन जो हमने आपको दिखा रखी, यदि कंडीशन फुलफिल करता है तो आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ से, यदि ये है आपका CH3 H और H, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कॉपी कर लो बेटा, इधर कॉपी हो गया, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हमने एलिन्स पढ़ लिया था कि एलिन्स तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब बोथ टर्मिनल कार्बन पर सब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, तो आपका एलीन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब दूसरा हम कंपाउंड डिस्कस करते हैं जिसमें कायल कार्बन ना हो फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका नाम है एल्किलिडीन्स। एल्किलिडीन्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ एलीन्स। क्या होता है बेटा, जब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हटाकर हम साइक्लोहेक्सिल रिंग जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है एल्किलिडीन। जैसे व्हेन वन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ एलीन इज रिप्लेस्ड बाय वन साइक्लोहेक्सिल रिंग, एक साइक्लोहेक्सिल में क्या हुआ, ये आपका एलीन था, इसमें क्या हुआ, ये हटाकर ये वाला क्या कर दिया, हमने एक रिंग जोड़ दिया, तो उसे कहते हैं एल्किलिडीन साइक्लोएल्केन। क्या बोलते हैं उसको, एल्किलिडीन साइक्लोएल्केन। सच कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ टू ग्रुप अटैच्ड टू ईच टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट। यहाँ वही कंडीशन था कि जो टर्मिनल कार्बन पर उस पर अटैच ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आपका एलीन्स में था, सेम वही कंडीशन है कि टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप अलग होना चाहिए। तो एलीन्स हो तो भी टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप अलग अलग हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एल्किलिडीन हो तो भी टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप यदि अलग अलग है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो एल्किलिडीन भी ऑप्शन हो सकता है। स्ट्रक्चर में देखिए एल्किलिडीन है तो आपको ध्यान रखना है एल्किलिडीन इज ऑप्टिकली एक्टिव। कंडीशन है उसमें कि उसमें टर्मिनल कार्बन पर जो अटैच ग्रुप है वो अलग होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका है, तो इसमें क्या है, ये टर्मिनल कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर भी क्या है, ए बी अलग अलग रखा है, इसमें भी अलग अलग रखा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें देखिए क्या है, इस टर्मिनल कार्बन में ए और बी लगा है, या यहाँ एक्स और वाई लगा है, अलग ग्रुप लगा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमने इसको एग्जांपल दिया है, CH3H लगा है, H और COH लगा है, तो ये भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टर्मिनल कार्बन पर यदि अलग ग्रुप लगा हुआ, डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, तो एल्किलिडीन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एल्किलिडीन
डिराइव हुआ है एलिन से, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हटाकर साइक्लोहेक्सेल ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला स्पाइरेन। स्पाइरेन में क्या करता है बेटा, जब दोनों आपका डबल बॉन्ड जो था इसको हटाकर साइक्लिक लगा देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड लगा देते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइरेन। दोनों साइक्लिक का साइड आपका सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, तो वही कह रहा है व्हेन बोथ डबल बॉन्ड इन एलिन्स आर रिप्लेस्ड बाय टू साइक्लो एल्केन रिंग, सेम हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो कह रहा था स्पाइरेन। क्या कह रहा था, स्पाइरेन। यहाँ भी वही चीज है कि आपका टर्मिनल कार्बन जो होगा स्पाइरेन का कॉर्नर वाला, वहां पर ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वही ये टर्मिनल कार्बन हुआ इसका, इसका ये वाला, इसका ये वाला, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप लगा रखा है, तो ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे लगा रखा है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेम भी हो सकती है रिंग, या रिंग देखिए 4 कार्बन की, ये वाली 4 कार्बन की है, ये वाली 4 कार्बन की, ये वाली कितने हैं, ये वाली 6 कार्बन की, तो भी क्या होगा, सेम भी हो सकती है रिंग स्पाइरल में और अलग अलग हो सकती है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि टर्मिनल कार्बन जो है आपका रिंग का टर्मिनल कार्बन है, उस पर ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक NH2 है, अलग है, यहाँ पर इस कार्बन पर दोनों अलग अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला बेटा देखिए इसमें H है, COH है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला देखिए BrClHOMS। कंडीशन वही है कि टर्मिनल कार्बन पर आपका ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच होना है टर्मिनल कार्बन पे, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगला आता है जो है फोर्थ टोटल बताया मैंने, एलीन, एल्कीन, स्पाइरेन और बाइफेनिल। बाइफेनिल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन उससे 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। क्या करनी होगी फुलफिल? पहली बात ये कि इंडिविजुअल रिंग आपका में क्या है, वो अलग ग्रुप होना चाहिए ताकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, बाइफेनिल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हेन फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड है। क्या कंडीशन होता है? ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिकल, ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, नाइदर रिंग शुड बी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि जो 2 रिंग होगी बाइफेनिल में, दोनों क्या है, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, सिमिलर सब्स्टिट्यूट इस पे ना हो। ठीक, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में भी, कोई भी रिंग इंडिविजुअली भी और ओवरऑल भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ रिंग शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, यानी उसमें मतलब कि आपका अनसिमेट्री तो होनी चाहिए, साथ ही कम से कम एक सब्स्टिट्यूएंट दोनों रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर होना चाहिए। और यदि सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, बिगर साइड में। यदि सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, बिगर साइड होना चाहिए। बोथ रिंग शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी 2, मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। और यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो दोनों क्या होंगे, वो बिगर साइज होंगे। फिर से सुन लीजिए, बाइफेनिल आपका ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब इंडिविजुअल रिंग्स आर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। अनसिमेट्रिकली मतलब सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, ताकि वो रिंग को 2 पार्ट में ना डिवाइड कर सकते, इन्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो सके, ना इंडिविजुअल रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना पूरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो रिंग है वो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, और कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट तो होने ही चाहिए। यदि मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो लार्ज साइज होंगे, होना चाहिए 4, भाई 2 इसमें 2 उसमें, लेकिन यदि 2 है तो क्या होना लार्ज साइज होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी आपका बाइफेनिल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बता लिए बेटा, से कॉपी कर लीजिए, सॉरी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। अब हम जो है आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो चीजें आपको समझ में आएंगी, कैसे क्या कहना चाह रहे हैं सर, कब होगा ऑप्टिकली एक्टिव, कब नहीं होगा। देखिए ये आपका है बाइफेनिल। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ बी ए ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन यदि ऐसा हो जाए ए बी और ए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसमें कहा इंडिविजुअल रिंग आपका अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट चाहिए। ये तो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये वाले में सिमेट्री है, यहाँ ए है, तो जब दोनों जगह सेम होगा बेटा तो सिमेट्री है, लेकिन नहीं होगा। इसी को देखिए, यदि मान लीजिए आपका ऐसा होता
ए बी ए ए, लेकिन एक ग्रुप इसमें और लगा होता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ए बी बी, इसमें पूरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, देखिए अनसिमेट्रिक स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर SO3 रहेगा तो यहाँ पर H तो होगा ही होगा, क्योंकि SO3 बड़ा साइज है, तो जब सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे मिनिमम भाई कम से कम, और तो क्वेश्चन ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी 4 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो आपका है कि मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 2, यदि मिनिमम 2 होंगे तो दोनों बिगर साइज के होंगे, क्या होंगे, बिगर साइज के होंगे, तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि मैं छोटा कर दूं, क्या कर दूं मैं, डाई सब्स्टिट्यूशन हो और क्या हो बेटा, Cl, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जब सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो दोनों क्या होंगे, बिगर साइज। क्यों, बिकॉज ऐसा क्यों है बेटा, बिकॉज SO3H इज बिगर साइज, और यहाँ पे बिकॉज स्मॉलर साइज। बेटा मिली उसका फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा जो स्मॉलर साइज का होगा तो ये घूम जाएगा, क्या हो जाएगा, ये घूम सकता है, जब ये घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रोजन नहीं होगा, फ्रोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। और इसमें क्या होता है, ये बिगर साइज का, तो ये मूव नहीं कर सकता, दोनों रिंग आपस में मूवमेंट नहीं कर सकती, जब मूवमेंट नहीं कर सकती तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसलिए जब सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो दोनों क्या चाहिए, वो बिगर साइज हो जाए, क्या होना चाहिए बेटा, बिगर साइज के होने चाहिए, तभी हो पाएगा। और देखिए एक एग्जांपल आपको और दे दें, जैसे COH बड़ा ग्रुप है, यदि ये लग रखा है, ठीक है, यहाँ NO2 लग रखा है, इसमें यहाँ NO2 लग रखा है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला क्या है, बिगर साइज का है, बिगर साइज का मैंने कहा है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो डाई सब्स्टिट्यूएंट बाइफेनिल भी होगा ऑर्थो पर, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो डाई सब्स्टिट्यूएंट, डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बाइफेनिल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड हो, पूरा दोनों रिंग मिला के आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, साथ ही ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट होना ही चाहिए, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट, यानी ईच ऑन, मतलब 1 ऑन ईच रिंग, लेकिन यदि सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा ऑर्थो पर तो वह बल्कि होना चाहिए, तभी आपका ऑप्टिकली एक्टिव बाइफेनिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका क्वेश्चन जो आते हैं वो आता है, आपको पूछेगा कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो आपको देख के पहचान लेंगे, सबके नाम याद रखने हैं, कौन कौन सा एलिन, एल्किलिडीन, कौन कौन सा एलिन, एल्किलिडीन, स्पाइरेन और बाइफेनिल, ये 4 हैं जिनमें जो यदि कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जबकि इनके पास कायरल कार्बन नहीं है। ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल एज सच एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल है इसीलिए इसमें कायरलिटी है, पूरे मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जितने भी गैंड में कहा जाए मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं होती, जैसे प्रोटीन हो गया आपका, बड़े बड़े गैंड पॉलीमर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसी के साथ आपका आइसोमेरिज्म चैप्टर कंप्लीट होता है। जो हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC स्टार्ट करेंगे बेटा। जब GOC स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिए एक दिन में हमारा कोशिश रहेगा कि 2 लेक्चर हम लोग अपलोड करें, क्योंकि GOC बड़ा टॉपिक है तो हमें उसे कंप्लीट करना है। तो आपको रेगुलर लेक्चर देखना है, रोज का रोज लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि GOC आपका बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि वो आपको समझ में आ गई तो फिर आगे जितनी भी रिएक्शन है वो समझ लिया आसान होगा।
ओके, वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।